सभी का तहे दिल से स्वागत है नारिका टॉक शो में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर सिद्धेश अय्यर, जो कि आज के हमारे सेशन पर सवालों का जवाब देने वाले हैं। और आज के टॉपिक का नाम है ट्यूबेक्टमी। लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धेश अय्यर है। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ, दैट मीन्स ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं बोरिवली में, दैट इज़ मुंबई के नॉर्थर्न सबर्ब्स में प्रैक्टिस करता हूँ। एंड मुझे बेहद खुशी है कि आपने मुझे इस टॉक शो पर बुलाया। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर। तो डॉक्टर, ऐसा कौन सा पल था जब आपने डॉक्टर बनने का फैसला किया था? ये बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि ऐसे कोई लाइट बल्ब मोमेंट नहीं था मेरी लाइफ में जब मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे डॉक्टर बनना है। बस चीज़ें होती गई और ईश्वर ने संकेत देते रहे और संजोग से मैं डॉक्टर बना हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। धन्यवाद डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी आखिर होता क्या है? स्त्री नसबंदी एक ऐसे सर्जरी को कहते हैं जहाँ पर ट्यूब माने फैलोपियन ट्यूब का जो भाग है उसे एक शस्त्रक्रिया प्रक्रिया से ब्लॉक किया जाता है या फिर काट दिया जाता है। जिसे आगे बच्चे नहीं चाहिए वह इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी के संकेत क्या है? जैसा मैंने पहले भी बताया, जिस औरत को आगे बच्चे नहीं चाहिए वो ट्यूबेक्टमी का सेवन कर सकते हैं। जिसे पता है कि उसकी फैमिली या फिर उसने अपने परिवार नियोजन का निर्णय लिया है, जिसे अपनी फैमिली कंप्लीट लगती है, वह ट्यूबेक्टमी का प्रोसीजर कर सकते हैं। और डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी का उद्देश्य क्या है? वही जैसे मैंने बताया कि जिस औरत को पता है कि उसे आगे बच्चे नहीं चाहिए वह ट्यूबेक्टमी के लिए, इस प्रोसीजर के लिए आगे जा सकते हैं। डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी कितना प्रभावित है? अगर हम प्रभाव देखने जाए या फिर इफेक्टिवनेस देखने जाए तो 100 में से किसी एक का या फिर उससे भी कम औरतों का ट्यूबेक्टमी सर्जरी फेल होता है, वरना ऑलमोस्ट 99% इफेक्टिव है ये सर्जरी। जी डॉक्टर। और डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी का प्रोसीजर की प्रक्रिया क्या है? ट्यूबेक्टमी की प्रक्रिया एक पेचीदा प्रक्रिया नहीं है, लेकिन वह एनेस्थीसिया के अंदर की जाती है। बेहोशी का जो दवा है वो या तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, जैसे आपकी कमर की हड्डी में एक छोटी सी सुई दी जाएगी जिससे आपके शरीर का निचला हिस्सा बेहोश हो जाएगा। उसके बाद ट्यूबेक्टमी की प्रक्रिया की जाती है। इसे करने के लिए 2-3 अलग अलग तरह के ऑपरेशंस मौजूद हैं, जैसे ओपन सर्जरी, जिसे हम मिनी लैप्रोटॉमी कहते हैं, जिसे एक छोटा सा कट दिया जाता है आपके नाभि के नीचे और ट्यूब का जो हिस्सा है वो ढूंढा जाता है और वो ट्यूब या तो काटी जा सकती है या फिर जलाई जा सकती है। यही सर्जरी लैप्रोस्कोपी के माध्यम से भी की जा सकती है, जहाँ पर दूरबीन के माध्यम से ट्यूब के ऊपर या तो एक रिंग लगाया जा सकता है या फिर ट्यूब जलाई जा सकती है। डॉक्टर, और डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी को काम करने में कितना समय लगता है? सच पूछे तो ट्यूबेक्टमी तुरंत ही काम करने लग जाती है। जब आपका ट्यूब ब्लॉक हो चुका है तो उसके आगे उस साइकिल में अंडाशय से अंडा जो है वो गर्भाशय तक पहुंच नहीं पाता है और ट्यूबेक्टमी का जो असर है वो तुरंत ही होने लगता है। क्या ट्यूबेक्टमी और पुरुष नसबंदी एक की तकनीक है? ट्यूबेक्टमी और पुरुष नसबंदी एक टेक्निक नहीं है, दोनों अलग अलग टेक्निक है। ट्यूबेक्टमी में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है और पुरुष नसबंदी में वास डिफरेंस नाम के एक नलिका को ब्लॉक किया जाता है, जिससे स्पर्म जो है वो टेस्टिस से बाहर एग्जिट की तरफ नहीं आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज दोनों सेम है कि जो गैमीट है या फिर वो भाग जो है जो
प्रेगनेंसी में हेल्प करता है उसे हम ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग भाग को हम ब्लॉक कर रहे हैं। पुरुष नसबंदी में वास डिफरेंस को ब्लॉक कर रहे हैं और स्त्री नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर रहे हैं। और डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ट्यूबेक्टमी को करने का समय ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने गाइडलाइंस दिए हुए हैं जब आप ट्यूबेक्टमी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला है पोस्ट मेंस्ट्रुअल, यानी मासिक धर्म होने के बाद पहले 7 दिनों के अंदर ट्यूबेक्टमी की जानी चाहिए। दूसरा है पोस्ट अबॉर्टम, यानी अगर किसी औरत ने किसी कारणवश मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के साथ ही ट्यूबेक्टमी की ये सर्जरी जोड़ी जा सकती है। तीसरा इज पोस्टपार्टम, माने डिलीवरी होने के बाद ये सर्जरी पहले 7 दिनों में की जा सकती है। तो दीज आर कॉमन टाइम्स जब ट्यूबेक्टमी की सर्जरी की जा सकती है। वरना भी अगर किसी औरत को पता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो ये रीजनेबली श्योरली कॉन्फिडेंटली बता सकती है कि वो प्रेगनेंसी शी इज नॉट प्रेग्नेंट, देन सर्जरी कैन बी डन एट एनी टाइम, मतलब किसी भी समय भी की जा सकती है। बट बाय एंड लार्ज सर्टेन रेफरेंस फ्रेम्स और गाइडलाइंस है जिसे हमने फॉलो करना चाहिए। और डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी उपचार के लिए कौन सा पात्र नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं जिसमें दिया गया है कि ट्यूबेक्टमी के लिए कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। सो अगर हमें पता है कि कौन पात्र है तो हमें इजीली पता चलेगा कि कौन पात्र नहीं है। तो पात्र होने के लिए औरत का शादीशुदा होना ज़रूरी है, उसने एक बच्चा तो जना होना चाहिए जिसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है, उसकी उम्र 22 साल से ज़्यादा और 49 साल से कम होनी चाहिए। उसके अलावा सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जैसे हीमोग्लोबिन रेफरेंस लेवल्स दिए गए हैं, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस दिए हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन दिए हैं। तो ऐसी औरत जिसका खून बहुत कम है या फिर ऐसी औरत जिसको बहुत ज़्यादा बीमारियों से उसकी परेशानी है तो इनको रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में गिना जाता है। वैसे देखा जाएगा तो ऐसी कोई भी औरत नहीं है जो ट्यूबेक्टमी नहीं करवा सकती है। बस ये है कि कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस बारे में हमारे पास बहुत सारे गाइडलाइंस अवेलेबल है जिसे हमने पालन करना चाहिए। तो क्या ट्यूबेक्टमी से जुड़े कोई जोखिम है? ट्यूबेक्टमी एक शस्त्रक्रिया है, इट इज़ द सर्जरी आफ्टर ऑल। तो सर्जरी से रिलेटेड जो भी जोखिम है वो ट्यूबेक्टमी में भी पाए जाते हैं, जैसे एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, या तो फिर बेहोशी से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो, ब्लीडिंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि जब कहीं कहीं काटा जाएगा तो वहाँ ब्लीडिंग होगा, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ तो किसी को भी परेशानी हो सकती है। उसके अलावा इन्फेक्शंस, टाँके नहीं भरना, ये मामूली जो कॉम्प्लिकेशंस है जो किसी भी सर्जरी में पाई जाती है वही कॉम्प्लिकेशंस ट्यूबेक्टमी में भी पाई जाती है। कोई अलग कॉम्प्लिकेशन खास ट्यूबेक्टमी के लिए नहीं है। ट्यूबेक्टमी के लिए विभिन्न उपचार विधियां क्या हैं? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ट्यूबेक्टमी के अलग अलग टाइप्स है, जैसे ओपन सर्जरी, जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में जब हम सर्जरी की प्रक्रिया फॉलो करते हैं तो वो डिलीवरी के बाद अगर ओपन सर्जरी है तो वो जो मिनी लैप्रोटोमी सर्जरी की जाती है वो नाभि के नीचे एक छोटा सा कट लेके ट्यूब को काट दिया जाता है। अगर वो अबॉर्शन के बाद की जा रही है या फिर पीरियड आने के बाद की जा रही है तो जस्ट प्यूबिक हेयरलाइन के ऊपर सुप्रा प्यूबिक इंसिजन लेके एक छोटे से छेद से ट्यूब्स को ब्लॉक किया जाता है। अगर यही सर्जरी लैप्रोस्कोपी के मार्ग से की जा रही है तो एक छोटा कैमरा जाता है नाभि के थ्रू जो हमें ट्यूब की दिशा और ट्यूब का साइज और ट्यूब का डायरेक्शन बताता है। दूसरे एक छोटे छेद से एक ट्यूब बैंड एप्लीकेटर अंदर चला जाता है जिससे ट्यूब को पकड़ के उस पर एक क्लिप लगाया जाता है। अगर क्लिप लगाना पॉसिबल नहीं है तो कभी कभार ट्यूब को एक कॉटरी या फिर एनर्जी सोर्स, जिसे सामान्य भाषा में लोग लेजर कहते हैं, उस एनर्जी सोर्स से ट्यूब को जलाया जाता है। डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वैसे तो सभी तरीके अच्छे हैं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और फिर डिसाइड करें कि कौन सा तरीका अच्छा है।
अमूमन लोगों को ओपन सर्जरी या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कंफ्यूजन रहता है कि वो कौन सा चॉइस ऑफ सर्जरी प्रेफर करे, बट फेलियर रेट्स दोनों में सेम है, कॉम्प्लिकेशन रेट्स दोनों में सेम है, इफेक्टिवनेस दोनों का ही सरल सिमिलर है। सो ऐसे तो कोई अलग सर्जरी नहीं है जिसमें एक इज बेटर देन दी अदर, दोनों सर्जरी इक्वली इफेक्टिव है। और डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी से पहले किन सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए और ये सावधानियां कौन सी हैं और क्यों आवश्यक है? ट्यूबेक्टमी के पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि औरत प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। शी शुड बी रीजनेबली श्योर कि वो प्रेगनेंसी से दूर है। इसीलिए ट्यूबेक्टमी की सर्जरी जो है वो पीरियड आने के बाद की जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी रहती है कि औरत प्रेग्नेंट नहीं है। इसके अलावा औरत की तबीयत अच्छी रहनी चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन काउंट जो है वो अच्छा रहना चाहिए, सो दैट सर्जरी गोज ऑन स्मूथली। और जो चीज़ें देखी जाती है वो है जनरल हेल्थ, जैसे बहुत सर्दी, खांसी, बुखार या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन। यह चीज़ें होने से सर्जरी में बाधा हो सकती है, इसलिए ये चीज़ें जो है वो सर्जरी के पहले नहीं होनी चाहिए। ये this care has to be taken. Care has to be taken that she does not have any of these before undergoing a procedure. एक भूल तज्ञ या फिर एनेस्थेटिस्ट से एक चेकअप किया जाएगा, जिससे जनरल कंडीशन और फिटनेस फॉर एनेस्थीसिया पाया जाता है। तो एक औरत ने ये बेसिक केयर लेना चाहिए ताकि बिफोर सर्जरी अगर वो फिट है तो सर्जरी के बाद भी उसकी रिकवरी स्मूथ और सरल हो। और डॉक्टर, क्या ट्यूबेक्टमी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगी? जी, ट्यूबेक्टमी यौन संचारित रोग यानी STI से बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं देगी। इसके लिए हमें सेफ सेक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कंडोम यूज करने चाहिए, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर यौन संचालित बीमारियां नहीं। तो वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं कुछ ही देर में। स्वागत है फिर से नारिका टॉक शो में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और डॉक्टर, क्या रोगी को भी अभी भी पीरियड्स होगा? पीरियड जरूर होगा, क्योंकि ट्यूबेक्टमी जो है वो गर्भाशय को कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ उसके बगल में जो लगे फैलोपियन ट्यूब्स है उसमें अंडाशय से यूटरस में जाने का कार्य को रोक रही है। तो पीरियड्स रेगुलर होंगे। इस सर्जरी से आपके स्त्रीत्व पे कोई असर नहीं होने वाला है। आपकी माहवारी या फिर आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर जैसे पहले थे वैसे ही चलते रहेंगे। और डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी होने के बाद क्या गर्भवती होना यानी कि प्रेग्नेंट होना संभव है? ट्यूबेक्टमी के बाद गर्भवती होना संभव है भी और नहीं भी। अगर आप देखा जाए, आप फेलियर के बारे में बात कर रहे हो तो लेस देन 1 in 100 ट्यूबेक्टमी के बाद भी बाय चांस प्रेग्नेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द प्रोसीजर इटसेल्फ, नॉट फेलियर ऑफ द सर्जरी। और अगर किसी औरत को ट्यूबेक्टमी के बाद प्रेग्नेंट होना है, अगर वो अपने विचार को फिर से सोच के चेंज करना चाहती है, तो रिवर्सल ऑफ ट्यूबेक्टमी नाम की एक प्रोसीजर है जिसको हम ट्यूबल रीकैनलाइजेशन बोलते हैं। इस सर्जरी के थ्रू ट्यूब्स को दोबारा जोड़ने पर फिर से प्रेग्नेंट भी हुआ जा सकता है। डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी से पहले किए जाने वाले प्री ऑपरेटिव टेस्ट क्या हैं? ट्यूबेक्टमी से पहले किए जाने वाले प्री ऑपरेटिव टेस्ट बहुत ही हॉस्पिटल स्पेसिफिक है। बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस के हिसाब से हमें सिर्फ हीमोग्लोबिन, शुगर और यूरिन टेस्ट, इतनी 3 चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके एनेस्थेटिस्ट कहते हैं कि नहीं, इस पेशेंट को और कोई टेस्ट की ज़रूरत है, तो वो प्रोटोकॉल्स जो है वो भूल तत्व डिसाइड करते हैं। कुछ लोगों को लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन और कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत लगती है, जैसे एक्सरे, ECG। तो ये एक हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल डिसाइड होता है कि किस व्यक्ति को क्या टेस्ट की ज़रूरत है, वरना बेसिक 3 टेस्ट पे भी ये सर्जरी की जा सकती है।
सर्जरी के दौरान ट्यूब का जो एक हिस्सा है, वो बीच का हिस्सा जो है, उसे एक इंस्ट्रूमेंट से पकड़ा जाता है। उसके नीचे एक धागे से गांठ बांधी जाती है और ट्यूब का 1 से 2 सेंटीमीटर का हिस्सा काट दिया जाता है। दिस इज समथिंग दैट इज डन इन ओपन सर्जरी। अगर हम लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में बात करें तो दूरबीन के माध्यम से एक कैमरा ट्यूब के एक भाग को दिखाता है, दूसरे एक छोटे से छिद्र से एक इंस्ट्रूमेंट अंदर जाता है जो ट्यूब को पकड़ के उसके ऊपर एक साइलेस्टिक क्लिप लगाता है। इस क्लिप के लगाने से अंडाशय से जो अंडा है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता। कुछ सर्जरीज में इलेक्ट्रो सर्जरी या फिर कॉटरी या फिर लेजर जो कॉमन भाषा में कहा जाता है, उससे एक ट्यूब के एक बड़े हिस्से को जलाया जाता है और वो ट्यूब का हिस्सा ना के बराबर हो जाता है। इसी कारणवश अंडाशय में से जो अंडा निकलता है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता। ये थी 3 अलग अलग टाइप्स की सर्जरी इन द प्रोसीजर ऑफ ट्यूबेक्टमी। और डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी के बाद क्या होता है? ट्यूबेक्टमी के बाद ट्यूब का एक भाग रहता नहीं है, इस कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। बस ये है कि सर्जरी के बाद अगर आप पूछो क्या होता है, तो आपके पेट के ऊपर 1 या 2 छोटे टाके रहते हैं, उसके ऊपर एक मलहम पट्टी और एक छोटा ड्रेसिंग लगाया जाता है। 4 से 6 घंटे बाद आपकी टांगे, अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दी गई है तो आपकी टांगे हिलना शुरू हो जाती है, आप चल सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो। अगले दिन ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट डिस्चार्ज भी चला जाता है। आप रूटीन एक्टिविटीज 2 से 3 दिन में रिज्यूम कर सकते हो। हैवी स्ट्रेनियस एक्टिविटीज अप टू 7 डेज 7 दिन में रिज्यूम कर सकते हो। और डॉक्टर, सर्जरी के बाद किन सुझावों के पालन करने चाहिए? जैसे मैंने अभी बताया कि सर्जरी के बाद हमने अच्छा भोजन खाना है, बहुत सारा पानी पीना है, अपने ड्रेसिंग का ध्यान रखना है और पहले 7 दिन तक बहुत हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं। हम रेगुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग या फिर आपको टाके में बहुत सारा दर्द या फिर आपको चक्कर आ रहा है या फिर आपको कुछ भी अलग महसूस हो रहा है जो बिफोर सर्जरी नहीं था, तो तुरंत आपके डॉक्टर से मिले ताकि वो आगे जांच पड़ताल कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा कोई स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है आफ्टर ट्यूबेक्टमी सर्जरी। मोस्ट पीपल रिज्यूम विदिन 2 to 3 days। डॉक्टर, क्या ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन को अनडन किया जा सकता है? जी हाँ, ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन को अनडन किया जा सकता है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में रीकैनालाइजेशन सर्जरी कहते हैं। इसमें जिस भाग को या तो काट दिया गया है या तो जला दिया गया है, वो दोनों भाग को अलग अलग देखकर फिर से जोड़ा जाने की सर्जरी की जा सकती है। इस सर्जरी को ओपन सर्जरी के माध्यम से भी किया जा सकता है या फिर लेप्रोस्कोपी के माध्यम से भी किया जा सकता है। बस ये है कि इस सर्जरी के बाद सक्सेस के जो चांसेस है वो आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि सर्जरी में जो ट्यूब फिर से खोल दी गई है वो आपको प्रेगनेंसी किस हद तक दे सकती है। ऐसा नहीं कि 100% सक्सेस के चांसेस है, क्योंकि इन जनरल ट्यूबेक्टमी सर्जरी इरिवर्सिबल मानी जाती है, लेकिन आज के ज़माने में आधुनिक तकनीक आने के कारण ये सर्जरी अनडन की जा सकती है। और डॉक्टर, रीकैनालाइजेशन के लिए किस डॉक्टर को चुना जाना चाहिए? वैसे तो हर गायनेकोलॉजिस्ट रीकैनालाइजेशन सर्जरी कर सकता है और रीकैनालाइजेशन सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में भी सिखाई जाती है। लेकिन अगर आपको चुनना हो तो ऐसे डॉक्टर को चुनिए जिसने बहुत सारे रीकैनालाइजेशन सर्जरीज पहले किए हैं और जिसका सर्जिकल टेक्निक में हाथ अच्छा है, ताकि आपके दोबारा से प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाए। और डॉक्टर, ट्यूबेक्टमी के साइड इफेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव क्या हैं? वैसे तो ट्यूबेक्टमी के कोई दुष्प्रभाव नहीं है। लोगों के मन में बहुत सारे गलत धारणाएं हैं कि ट्यूबेक्टमी के बाद वजन बढ़ जाता है या फिर ट्यूबेक्टमी के बाद पीरियड सही नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी धारणाएं जो है वो गलत है, क्योंकि ट्यूबेक्टमी के एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो साइड इफेक्ट्स किसी भी जनरल सर्जरी के हैं या फिर किसी भी गायनेक सर्जरी के हैं वो रेगुलर साइड इफेक्ट्स, जैसे टाकों में दर्द थोड़े दिन तक रहना या फिर थोड़े दिन तक डिस्कम्फर्ट रहना या फिर थकान, ये बेसिक साइड इफेक्ट्स किसी भी सर्जरी के साथ जुड़े जा सकते हैं जो ट्यूबेक्टमी के साथ भी हो सकते हैं। अदरवाइज ट्यूबेक्टमी को अलग से कोई स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स नहीं है।
ट्यूबेक्टमी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ट्यूबेक्टमी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी जैसे मैंने पहले बताया किसी भी सामान्य सर्जरी से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस में ही गिने जाएंगे, जैसे ब्लीडिंग, क्योंकि जब हम एक जगह स्कैल्पेल या फिर ब्लेड से एक अंग को काटते हैं तो वहाँ पर ब्लीडिंग होने की एक संभावना रहती है। इसके अलावा जैसे कोई भी सर्जरी है वैसे इन्फेक्शन या फिर घाव सही से नहीं भरना या फिर टाँकों में कुछ इन्फेक्शन या फिर जैसे सर्जरी करते समय किसी भी अन्य अंग को अगर छोटा मोटा डैमेज हो तो ये आपके इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर पे डिपेंड होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा रिस्क हो सकता है। अगर आपके पेट पे बहुत सारे सर्जरीज पहले ही हो चुके हैं और अभी हम एक और सर्जरी करने वाले हैं तो डैमेज टू सराउंडिंग ऑर्गन्स और एडिशंस ये एक पर्टिकुलर रिस्क आपके लिए अलग हो सकता है। बट इन जनरल ट्यूबेक्टमी के साथ कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन जुड़े हैं वैसे नहीं है। जैसे सर्जरी है वैसे एनेस्थीसिया है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी जैसे किसी भी सामान्य सर्जरी के लिए है वो इस सर्जरी के लिए भी है। सो देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट दिस सर्जरी। धन्यवाद डॉक्टर। आई होप ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा हमारे दर्शकों के लिए और मैं आशा करती हूँ कि ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा और काफ़ी मदद मिली होगी हमारे दर्शकों को। लेकिन डॉक्टर जाने से पहले आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ चंद शब्द कहिए। या फिर स्त्री नसबंदी एक ऐसी सर्जरी है जिससे औरत अपने फैमिली का साइज डिसाइड कर सकती है। वो डिसाइड कर सकती है कि आई वांट परमानेंट स्टेरिलाइजेशन एंड इसके आगे मुझे बच्चे नहीं चाहिए। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन टुडेज इरा जहाँ पर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं। तो एक फैमिली या फिर एक परिवार नियोजन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिकमेंड किया हुआ एक प्रोसीजर है जो हमने इस्तेमाल करना चाहिए। सही, सरल और सिंपल सा प्रोसीजर है। बस ये है कि इरिवर्सिबल है। तो अगर आप अपने मन में श्योर नहीं हो कि आपको फैमिली कंप्लीटेड लगती है आपकी या फिर आपको और बच्चे करने हैं तो इस सर्जरी को तब तक होल्ड पे रखें। लेकिन अगर आपको पता है कि बस इसके आगे और नहीं तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। वेल डॉक्टर, ये काफ़ी ग्रेट रिस्पॉन्स रहा था आपका और हम बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं कि आप हमारे नारिका टॉक शो में आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद डॉक्टर। तो हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में और भी दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें।